नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये भी उसी समय की थी जब मैं डीआईजी रेंज बरेली था। आज की घटना है जनपद बरेली से। 14 जनवरी 2020 को जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, चारों तरफ धुंध फैली हुई थी, शाम को लगभग 6:45 बजे कंट्रोल रूम से एक सूचना प्रसारित हुई। सूचना ये थी कि थाना प्रेम नगर क्षेत्र के शास्त्री नगर मोहल्ले में किसी पुष्कर सिंह के यहाँ डकैतों ने उनके घर में लूटपाट की और डकैती डालकर चले गए। घर वालों को बंधक बना लिया और सारा सामान लूट कर फरार हो गए। शाम को 6 बजे डकैती की बात शहर में, बीच शहर में, शास्त्री नगर जैसे घने मोहल्ले में ये गले उतर नहीं रही थी। एसएसपी ने फौरन इंस्पेक्टर प्रेम नगर, जो बलवीर सिंह थे, उस समय बहुत दिनों से थे और बहुत अच्छा फील्ड ऑफिसर है, उससे कहा कि फ़ौरन मौके पर जाकर बताइए, ऐसा तो नहीं है किसी ने झूठी सूचना दी हो या सूचना देने के पीछे किसी का कोई अल्टीरियर मोटो न हो। खैर, थोड़ी देर में ही एसएसपी ने मेरे राजकीय फ़ोन पर फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि सर, एक बड़ी घटना हो गई है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में मैंने एसएचओ प्रेमनगर को भेजा था और घटना बिल्कुल सही है, डकैती हुई है। लेकिन इस डकैती में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिसके यहाँ डकैती हुई है वो जनपद पीलीभीत में थानाध्यक्ष अमरिया है, जिसका नाम पुष्कर सिंह है। ये बात बहुत ही गंभीर थी। मुझे भी ये बात चुभी सी कि एसओ, जो वर्तमान में एसओ है, मेरे ही रेंज के एक दूसरे ज़िले में एसओ है, उसके घर में शाम को 6:30 बजे डकैती। एसएसपी, एसपी सिटी, एसपी क्राइम, डॉग स्क्वाड, सर्विलांस, क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक्स, जो हमारे अंग होते हैं, जिस किसी ने भी सुना वायरलेस सेट पे, बिना किसी आदेश के वो मौके पर पहुंच गया। वायरलेस पर यह भी आया कि जिन पुष्कर सिंह के यहाँ डकैती हुई है, उनको पीलीभीत में उनके थाने पर सूचना दे दी गई है। लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि वही पुष्कर सिंह हैं जो काफ़ी समय तक बरेली में भी अलग अलग थानों में या अलग अलग कैपेसिटी में तैनात रहे हैं। इसे सुनकर मैं भी तुरंत मौके पर पहुंच गया। पतली पतली गलियों वाला बहुत घना बसा हुआ मोहल्ला है। मुख्य मार्ग से जैसे ही शास्त्री नगर की तरफ भीतर जाएंगे, एक बड़ा सा गेट है। बिल्कुल सटे हुए मकान हैं, दाएं तरफ और बाएं तरफ छोटी छोटी गलियां हैं। पुलिस की सारी टीमें और जितनी जिले की मीडिया थी सब वहीं पहुंची हुई थी। लोग उन गलियों में समा नहीं रहे थे। उसमें जो मकान बने हुए थे, अच्छे मध्यम वर्ग के अच्छे मकान थे और करीब 300 मीटर चलने के बाद उस गली में जैसे ही बाईं को एक गली गई है, बाईं तरफ को, उसमें कॉर्नर के मकान को छोड़ के दूसरे मकान पे भीड़ लगी थी। ये कतई समझने में देर नहीं लगी कि यही वो मकान है जिसमें घटना हुई है। कॉर्नर के मकान में अगर घटना होती है तो बात समझ में आती है, लेकिन जहाँ ये घटना हुई है उसके एक तरफ, यानी बाईं तरफ कॉर्नर का मकान और दाईं तरफ उससे सटा हुआ दूसरा मकान, कोई गली नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई निकलने का रास्ता नहीं। ग्राउंड फ्लोर पर पुष्कर सिंह की पत्नी अपने कमरे में थी। पूरे कमरे का सामान फर्श पर बिखरा हुआ था। डबल बेड का जो बॉक्स था उसका भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। बिखरे हुए सामान में पुरानी वर्दी, एक नई वर्दी जिसमें पुष्कर सिंह की नेम प्लेट लगी थी, स्टार्स लगे हुए थे, और पुरानी पीकैप। ऊपर से कोई सामान, ये कोई अटैची निकाल रहे होंगे, उसमें पुरानी पीकैप नीचे गिर गई। पुरानी एक आध बेल्ट थी इनके पास। मतलब कहने का ये कि उनको ये समझने में कोई शंका नहीं थी कि हम जिसके यहाँ आए हैं वो कोई पुलिस में दरोगा है। उन्होंने पुष्कर सिंह की पत्नी से भी पूछा, तुम्हारा आदमी क्या करता है, पुलिस में है? उसने कहा। लेकिन पुष्कर सिंह की पत्नी का कहना था कि ये जानने के बाद भी उनके चेहरे के भाव पे कोई असर नहीं पड़ रहा था। पुष्कर सिंह की पत्नी और बच्चे
हादसे के सदमे से उबर नहीं पा रहे थे। पुष्कर पीलीभीत से चले थे लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं थे। सीनियर पुलिस अफसर्स को देखकर उनकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। बहुत ज़्यादा पूछताछ करने की कोई बात वहाँ नहीं थी। डॉग स्क्वाड का डॉग भी मकान से सीधे निकला, गली से सीधी वाली गली पर आया और वहाँ से जो हाईवे वाली रोड है वहाँ पर पहुँचकर वहीं पर वो गड़बड़ हो गया, वहाँ पर भटक गया वो, और कॉलोनी से भीतर जाने या बाहर आने का यही एकमात्र रास्ता था। क्राइम ब्रांच और सर्विलांस के पुलिसकर्मियों ने अपनी एसओपी के हिसाब से सारा काम कर लिया। पूरी फॉरेंसिक टीम ने भी हर संभव जगह पर जहाँ पर हाथ लगाया गया होगा उनकी पत्नी से पूछ के सारे फिंगरप्रिंट लिफ्ट कर लिए। पूरे घटना की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। मैंने बताया कि पुष्कर सिंह अलग अलग कैपेसिटी में जनपद बरेली में भी, कभी चौकी इंचार्ज, कभी क्राइम ब्रांच में भी वो रहे, इसलिए बहुत से लोग जानते थे उनको। बहुत ढेर सारे लोग वहाँ पर आ गए। उनकी पत्नी और बच्चे इसलिए भी सदमे में थे कि उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इस तरह की घटना उनके साथ भी हो सकती है। बिल्कुल जैसे किंग कर्तव्य मूड से बैठे हुए थे उनके बच्चे और उनकी पत्नी। फर्स्ट फ्लोर पर पुष्कर सिंह का एक किराएदार भी रहता था, नाम था प्रेम शंकर। 2 बदमाश ऊपर भी गए। वहाँ भी उन्होंने गन पॉइंट पर उनके किराएदार को, उनकी पत्नी को गन पॉइंट पर लेके उनके यहाँ भी जो कुछ उन्हें कैश, ज्वेलरी ढूंढ के उन्होंने ले ली। सारे न्यूज़ चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। दरोगा के घर डकैती, थानाध्यक्ष के घर पर बदमाशों का हमला, पुलिस अपनी रक्षा नहीं कर पा रही, जनता तो भगवान भरोसे। इस तरह की हार्ड हिटिंग ब्रेकिंग न्यूज़ की जो नीचे लाइन चलती हैं वो सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही थी। व्हाट्सएप पर ब्लॉगर्स की तो बिल्कुल चांदी हो गई और वो इसी तरह की तीखी तीखी पंच लाइन बड़े मोटे मोटे अक्षरों में सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने लगे। सोशल मीडिया तो यहाँ लिखा गया और लखनऊ पहुँच गया। फौरन डीजी ऑफिस से, गृह विभाग से, माननीय मुख्यमंत्री जी के सूचना कार्यालय से जानकारी मांगी जाने लगी कि भाई सोशल मीडिया पे ये सूचना प्रसारित हो रही है, चल रही है, इसमें क्या सच्चाई है। घटना गंभीर थी। घटनास्थल से ही एसएसपी ने सभी को पुलिस लाइन के सभागार में आने के लिए कहा कि वहाँ लोकल सब इंस्पेक्टर को छोड़ के आधे घंटे के लिए सभी लोग वहाँ पर आ जाएं ताकि लाइन ऑफ एक्शन तय किया जा सके। ये भी देखा जा सके कि सब ने, क्राइम ब्रांच ने अलग घटनास्थल का निरीक्षण किया, इंस्पेक्टर ने अलग किया, सीओ ने अलग किया, एसएसपी ने खुद अलग किया, मैंने किया। तो हो सकता है किसी के दिमाग में या किसी की आंखों के सामने कोई चीज़ ऐसी गुजरी हो जो इग्नोर हो गई हो। तो सारी चीज़ें इकट्ठा करके और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन तय करना, उसके लिए टीमें बनाना। सभी 15-20 मिनट में सभी पुलिस लाइन पहुंच गए। जो एक बात उभर के सबकी बात से आई कि लग रहा था जैसे उसे मालूम था कि ये पुलिस वाले का घर है। दूसरा कि घर में वर्दी और बाकी सामान देखने के बाद भी उनमें से कोई भी जरा सी भी हड़बड़ी में नहीं दिखा। परिजनों को थप्पड़ और घूंसे मारे जब उन्होंने ये जान लिया था कि ये पुलिस वाले का घर है। दूसरा कि घर का चुनाव कैसे किया गया, क्यों किया गया। पुष्कर सिंह का घर भी बाकी लोगों की तरह ही बना हुआ था। न तो वो कॉर्नर का था, न मोहल्ले में सबसे किनारे था, न भागने के अल्टरनेट रूट पर था, न मकान देखने में बहुत आलीशान था कि अलग से पॉइंट आउट किया जा सके। और उसी तरह के कम से कम 100 मकान जिस रास्ते से भीतर ये बदमाश घुसे होंगे, वो 100 मकान पार करने के बाद ही ये पुष्कर सिंह के मकान तक पहुंचे होंगे। पुष्कर सिंह आ गए थे। पुष्कर सिंह को भी बुलाया गया था। पुष्कर सिंह से कहा गया कि देखिए, आप खुद ही क्राइम ब्रांच में भी रहे हैं, पुलिस अफसर हैं, बहुत ढेर सारे बड़े गैंग्स पे आपने काम किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की है, तो पुलिस आपके यहाँ बार बार पूछताछ के लिए नहीं जाएगी। आप जब सब लोग इत्मीनान में हो जाएं, सब लोग चले जाएं, तो अपनी पत्नी, बच्चों, अपने किराएदार, उनकी पत्नी,
से डिटेल पूछें, जो पुलिस के पूछने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे हुलिया, कपड़े, बोली भाषा, असलहे, इन सब के बारे में आप जानकारी कर लें और आपके हिसाब से जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हो उसे क्राइम ब्रांच के अपने सहयोगियों से शेयर कर लें, ताकि वहाँ जाकर पूछताछ करना, और कभी कभी पुलिस जो है वो ज़्यादा अपने को इंटेलिजेंट समझती है कि मैं ये चीज़ निकलवा लूँगा, तो ये सब काम पुष्कर सिंह को ही सौंप दिया गया कि आप खुद ही बात करें, क्या चीज़ हमारे लिए या पुलिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप जानते हैं, उन चीज़ों के बारे में पता करके क्राइम ब्रांच में उसको बताएं। वहीं पर जब ये सामान्य बातें पता लग गई तो वहीं पर 5 टीमें अलग अलग बना दी गईं। पहली टीम को काम दिया गया कि मुख्य मार्ग से घटना स्थल के बीच में जितने भी सीसीटीवी, यानी उस कॉलोनी में, शास्त्री नगर कॉलोनी में जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं, चाहे वो किसी संस्थान के हों, चाहे किसी ने अपने व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए लगा रखा हो, आज रात में ही उसकी फुटेज प्राप्त कर ली जाए। घटना के समय, जो घटना का समय बताया गया है, उससे थोड़ा पहले और उसके थोड़ा बाद कॉमन आदमी अगर उसमें जो जाते समय और आते समय एक ही हो, वो अगर दिखता है तो उसको फिर आगे परसू किया जाए, किस दिशा में मुड़ा, वहाँ कौन सी सीसी। लेकिन बेसिक पहले ये है कि इसकी सीसीटीवी फुटेज निकाल के और इसमें ऐसे लोग अगर कोई अननोन हैं तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए। 7 लोगों की एक टीम राउंड द क्लॉक सिर्फ सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करेगी। वो देखेगी कि इसमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो घटना से थोड़ा पहले गए और घटना ख़त्म होने के बाद निकले, और स्टे आदमी भी हो सकता है, वहाँ रहने वाला भी हो सकता है, बट अगर पेयर में उतने ही आदमी गए और उतने ही आदमी गए तो हम आए तो हमें अपनी लीड मिल जाएगी। दूसरी टीम को ये काम दिया गया कि आप ये देखें कि पुष्कर सिंह ने अपनी सर्विस के दरमियान, बरेली में रहने के दरमियान या पीलीभीत में रहने के दरमियान किन किन क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई की थी, किन किन गैंग्स पे काम किया था, उसके जो गैंग मेंबर्स हैं इस समय उनकी शक्ति कितनी है, वो कहाँ पर हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। तीसरी टीम बनाई गई कि जिस तरह की डेयरिंग हाउस रॉबरी यहाँ हुई है, शाम को 6:30 बजे घने मोहल्ले में, पास पास सटे सटे मकान, आमने सामने के मकान की दूरी भी 10 मीटर से ज़्यादा नहीं, इस तरह की डेयरिंग हाउस रॉबरी आसपास के जनपदों में पिछले 6 महीनों में कहाँ कहाँ हुई है। इसका सिंपल तरीका है कि सब लोग, कोई इस ज़िले से यहाँ आया है, कोई उस ज़िले से आया है, अपने संपर्कों से उस ज़िले की क्राइम ब्रांच के लोगों से संपर्क करें। कहीं भी घटना हुई होगी क्राइम ब्रांच की जानकारी में होगी, तो क्राइम ब्रांच के लोगों से संपर्क करके इस तरह की घटना अगर हुई है तो उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी, उसमें कैसा मुकदमा लिखा गया, अब तक उसमें विवेचना में क्या कार्रवाई हुई, कोई अगर सीसीटीवी फुटेज मिली हो, कोई एक्स्ट्रा जानकारी घटना के संबंध में मिली हो तो वो इकट्ठा करके ले आएँ। चौथी टीम बनाई गई कि आप आसपास के ज़िलों के डिस्ट्रिक्ट जेल से ये डाटा निकालें कि पिछले 6 महीने में जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो लुटेरे हों चाहे डकैत्स हों, कितने लोग ज़मानत पर बाहर आए हैं। ये लिस्ट आपको आसपास के 6-7 ज़िलों के जेल से मिल जाएगी। बहुत होगा, 1 हफ्ते लगेंगे इसमें, और जब एक बार आ जाए वो तो फिर संबंधित ज़िलों से उनका वेरिफिकेशन कराया जाए कि ये ज़मानत पर छूटने के बाद कहाँ हैं, क्या इनकी एक्टिविटी है, घटना वाले दिन ये कहाँ थे, क्या मोबाइल नंबर है। 5वीं और अंतिम टीम ये लगाई गई कि जो मठाधीश क्रिमिनल हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, इनको जो गैंग्स चलाते हैं, चाहे वो जेल में हो चाहे बाहर हो, वांटेड नहीं हैं, पूछने पे कभी बताएंगे नहीं कहीं कि 50 बार जेल जा चुके हैं, तो इनकी नंबर्स को सर्विलांस पे लिया जाए और इनकी एक्टिविटी पर वॉच किया जाए। इस सारी प्रक्रिया में 1 घंटे लगे होंगे पुलिस लाइन में, और 9 बजे तक सभी को ये कह दिया गया कि आप लोग जाके अभी से अपना काम शुरू करिए। पुलिस के लिए ये बहुत ही गंभीर चुनौती है। घटनाएं तो किसी के साथ हो सकती हैं, पुलिस वाले के साथ भी हो सकती हैं, लेकिन इस घटना से जो पब्लिक के लोग हैं, जनता के लोग हैं, उनमें सुरक्षा के प्रति थोड़ा सा आशंका और भय व्याप्त होगा। इसलिए हमें इसको हर हाल में खोलना है ताकि
जनता के दिमाग में ये न हो कि पुलिस अपने ही लोगों के प्रति जो क्राइम होता है उसमें सिंसियर नहीं है, या जब उनकी रक्षा नहीं कर पाई तो हमारी क्या करेगी। एक पुलिस वाले के घर हुई थी घटना। पुलिस के ही सारे जितनी हमारे टीमें थीं, सब ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया। उसी दिन घटना स्थल से लेके और जो हाईवे है वहाँ तक कुल 11 सीसीटीवी लगे हुए थे, छोटे भीतर की तरफ जिनका मुंह था, प्राइवेट और कुछ दुकानों में भी। इन सब की सीसीटीवी फुटेज घटना से 1 घंटे पहले और घटना के 1 घंटे बाद की निकाल ली गई। घटना के आधे घंटे पहले दो के पेयर में 6 लोग भीतर जाते हुए अलग अलग गए, बिल्कुल ठीक पीछे नहीं। पहला निकल गया, उसके 4 मिनट या 10 मिनट बाद दूसरा निकला। इस बीच में तमाम लोग पैदल भी निकले, तमाम लोग मोटरसाइकिल से निकले, तमाम लोग गाड़ियों से निकले। लेकिन दो के पेयर में 3 लड़के दिखाई दिए, 3 पेयर दिखाई दिए, यानी 6 लोग। करीब 50 मिनट बाद फिर वही वापस आते हुए दिखाई दिए गली के मुहाने तक। ये तय हो गया कि घटना के समय से पहले यही लोग गए और घटना के बाद यही एक साथ लौटे। बाहर निकलते समय ये गली के मुहाने से दाहिनी तरफ मुड़ गए। जो सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने वाली टीम थी उसका काम हो गया। अब आगे उसे मुख्य मार्ग पर लगे हुए सीसीटीवी, जो बड़े बड़े संस्थानों के सीसीटीवी, बैंकों में जो सीसीटीवी लगे हैं बाहर के लोगों पे निगरानी करने के लिए, वो बहुत काम के होते हैं हमेशा किसी क्राइम के होने पर। एक दिन लगा उस तरह की सारी फुटेज इकट्ठा कर ली गई और पता चला कि जब ये दो की ग्रुप में दाहिनी तरफ मुड़े, 2 ही ग्रुप यानी 4 लोग दाहिनी तरफ मुड़े थे, बाकी 2 लोग किधर मुड़े किसी सीसीटीवी में नहीं आ पाया। वो जो 2 लोग गए वो करीब 100 कदम आगे की तरफ गए होंगे, उनमें से 2 पैदल ही दूसरी तरफ जाने लगे, मतलब बाईं साइड को छोड़ के दाहिनी साइड की तरफ निकल गए और फिर बाद में सीसीटीवी से उन्हें ट्रैक नहीं किया जा सका। लेकिन जो 2 वहाँ पे थे जिनके हाथ में कुछ सामान भी था, जो पिट्ठू वाला बैग था वो बैग भी था, उनको सामने से आती हुई एक गाड़ी दिखाई दी। उसको देखते ही वो हल्का सा किनारे होकर रुक गए। गाड़ी उनके सामने आकर यू टर्न हुई और फिर उस तरफ को उसका मुंह हो गया। ये दोनों हल्की हल्की चाल में उसी गाड़ी इको गाड़ी में बैठ गए और इको गाड़ी फिर बहुत तेज़ी से नेशनल हाईवे पर भागने लगी। लेकिन यहाँ जो हाईवे के सीसीटीवी थे किसी में भी इको गाड़ी का नंबर क्लियर नहीं हुआ। बहुत कोशिश के बाद भी नंबर क्लियर नहीं हुआ। आगे जाने पर वो उस गाड़ी को हर हाल में टोल प्लाज़ा को क्रॉस करना था। तो जिस समय वो मुड़ के चली है, लास्ट फुटेज में जो समय था उस समय और टोल प्लाज़ा तक पहुंचने के समय को नापने के लिए इको ही गाड़ी एक मंगवाई गई प्राइवेट, और उससे पूरी स्पीड से टोल प्लाज़ा और सामान्य स्पीड से टोल प्लाज़ा तक पहुंचने में कितना समय लगा ये नोट किया गया। और उस समय में ±5 मिनट्स के बीच में जितनी इको गाड़ियां वहां से क्रॉस हुई हैं सबके नंबर लिए गए। कुल 5 इको गाड़ियां उस टाइम फ्रेम में अलग अलग गेट से क्रॉस हुई थी। आप जानते हैं कि टोल प्लाज़ा में जो सीसीटीवी लगे होते हैं उनका पर्पस गाड़ियों के नंबर प्लेट पर पड़े नंबर को पढ़ना ज़्यादा होता है। वहाँ से पास होने वाली हर गाड़ी के नंबर प्लेट स्पष्ट अलग कैमरे में रिकॉर्ड होते हैं। तो ऐसी 5 गाड़ियाँ जो उस टाइम फ्रेम में, यानी जहाँ से वो 2 लोगों को बिठा के चली, वहाँ से टोल प्लाज़ा तक पहुँचने में फास्टेस्ट स्पीड में कितना समय लगा, नॉर्मल स्पीड में कितना समय लगा, ±5 मिनट्स। ये 5 गाड़ियाँ मिल गई। उन 5 का वेरिफिकेशन सावधानी से किया गया, कई दिन लगे। और फिर वहाँ से आगे चल के जब ये डाइवर्जन होता है, कुछ लखनऊ की तरफ लोग जाते हैं, कुछ उधर गाज़ियाबाद की तरफ जो रोड है उधर जाती है, कुछ हरिद्वार जाने वाले किस रास्ते से जाते हैं, हर रूट पर कोई न कोई टोल प्लाज़ा पड़ता है। एक टीमें सभी टोल प्लाज़ा पे बैठ देकर ये देखा गया कि
इनमें 5 में से कौन कौन सी गाड़ियाँ किस तरफ गई हैं। इनमें से 2 गाड़ियाँ जो दूसरी दिशा में गईं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जिनके नाम था वो बिल्कुल सही लोग निकले। वो घर परिवार के लोग थे, उनको वेरीफाई कर लिया गया, उनसे बात कर ली गई, वहाँ उस समय पास होने का जेन्युइन कारण भी बता दिया। अब जो 3 बची वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ गई थी। ज़ीरो इन करते करते उनमें से एक गाड़ी गाज़ियाबाद के घुसते समय जो टोल प्लाज़ा था वहाँ तक वो गई है, लेकिन उसके बाद दिल्ली के टोल प्लाज़ा या दिल्ली के बॉर्डर में कहीं रिकॉर्ड हुई नहीं है। यानी उसका मतलब ये था कि वो गाज़ियाबाद तक ही गई थी। फिर गाज़ियाबाद में फुटेज देखी जाने लगी अलग अलग रोड्स पे, और 1 हफ्ते की मशक्क़त के बाद ये तय हो गया कि ये गाड़ी जिसका नंबर प्लेट फर्जी है वो मोदी नगर गाज़ियाबाद के रहने वाले एक बहुत अच्छे बदमाश की है, जिसकी बहुत लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है। जो लोकल लोग हैं, गाज़ियाबाद पुलिस की मदद से पता लग गया कि ये गाड़ी फ़लाँ इस्तेमाल कर रहा है। उसका नंबर लिया गया, CDR निकलवाई गई और वो घटना हमारी मैच हो गई। उसका मालिक गाज़ियाबाद के मोदी नगर का एक शातिर अपराधी था। इको गाड़ी की बरामदगी हुई। उसके बाद धीरे धीरे करके 4 लोग एक साथ मिले और बाकी मेंबर्स भी पकड़े गए। इस पूरी कवायद में 2 महीने लग गए। जो गैंग लीडर था वो था रईस अहमद, रेजिडेंट ऑफ बिस्सौपुर, मोदी नगर, गाज़ियाबाद। बाकी 3 जो उसके साथ पकड़े गए, जो कहीं वारदात करने की फिराक में गाज़ियाबाद की तरफ से निकले थे। दूसरा था अय्यूब, रेजिडेंट ऑफ लिसाड़ी गेट, मेरठ। तीसरा था सलीम शेखी, एलियस दीवाना, लिसाड़ी गेट, मेरठ। इनके पकड़े जाने के बाद इनसे बहुत कड़ाई से पूछताछ हुई। पूछताछ के सारे अध्याय अप्लाई किए गए, सारे यंत्र इस्तेमाल किए गए, बहुत ही रिगरस पूछताछ हुई। इन्होंने मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, रुड़की, थाना गंगनहर क्षेत्र में, हरिद्वार में इसी तरह की हाउस रॉबरी की घटनाओं को कबूल किया। जो टीम इस तरह की घटनाएं कलेक्ट करने गई थी, इन सभी घटनाओं के बारे में उनको पता था। वो वादी से भी मिले थे और जो IO उस समय इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनसे भी वो टीम के मेंबर्स मिल के आए थे। इनसे उसको क्रॉस कराया गया कि कैसा घर था, किधर से घुसे थे, क्या गया था, कौन मिला था, और ये घटनाएं सब सही सही खुल गई। सभी जिलों के क्राइम ब्रांच को, संबंधित थानों को इन्फॉर्म किया गया कि वो भी आकर पूछताछ कर लें। इन सभी जिलों की कहीं कहीं की घटनाएं बहुत गंभीर थीं। उन्होंने आके अलग अलग पूछताछ की और सभी घटनाओं में इस पूरे गैंग की संलिप्तता पाई गई। 4 जो बरेली पुलिस को मिल गए थे, इसके अलावा 3 जो भाग गए थे। बाकी जिलों ने कि 3 में से एक भी उनका मिल जाएगा, उनके यहाँ से चार्जशीट लगेगी उसके खिलाफ, तो मुकदमे में उनके दम आ जाएगा। जो मुकदमे में उनके, जिसको कहते हैं कि उनके मुकदमे में भारीपन आ जाएगा, उनके मुकदमे में जोर आ जाएगा और ट्रायल में हमें ज़्यादा आसानी होगी। 5 जिलों की पुलिस ने जो ताबड़तोड़ दबिश दी है इन तीनों भगोड़ों पे, जिनमें से एक का नाम अज़रुद्दीन, रेजिडेंट ऑफ लिसाड़ी गेट, दूसरा रिहान उर्फ शाहिद, रेजिडेंट ऑफ लिसाड़ी गेट, मेरठ, और तीसरा मुनीश अहमद, मोदीनगर, गाज़ियाबाद। इनके परिजनों के यहाँ दबिश हुई, लाला के थानों पर बिठाया गया। इन तीनों ने अलग अलग पुराने मुकदमों में अलग अलग ज़िलों में सरेंडर कर दिया। इनके पास से लूटा हुआ माल, लूटी हुई लाइसेंसी रिवॉल्वर और पिस्टल्स, जब ये डकैती करने जाते थे वो अगर लाइसेंस, वो वहाँ पर पिस्टल या रिवॉल्वर मिल जाती थी, उसको रख लेते थे। और गाड़ी बरामद हो गई इको,
जो वो नंबर प्लेट बरामद हो गई जो गाड़ी के भीतर ही रखी हुई थी, जिससे इन्होंने बरेली की घटना की थी। ये सभी साथ के साथ आज की तारीख में जेल में हैं। इन सभी पर अलग अलग ज़िलों में 15-15, 16-16 मुकदमे इस तरह के डकैती के लगे हुए हैं, खुले हुए हैं, या इनकी संलिप्तता पाई गई है। हमें नहीं लगता कि इन सभी मुकदमों में ज़मानत कराना ये 2-3 साल से पहले का काम होगा। 2-3 साल तो ये रहेंगे, फिर अगर जो मुकदमा ट्रायल पर आ जाएगा फिर उसका ट्रायल होगा, और 4-5 साल तो इन्हें अभी इसी तरह गुजारने होंगे, क्योंकि ये जैसे ही बाहर आएंगे ये अपनी आदत से बाज नहीं आते, ये फिर क्राइम करेंगे। इन लोगों ने पूछताछ में जो बातें बताई अपनी मोडस ऑपरेंडी के बारे में, वो भी बहुत सिस्टमेटिक थी, बड़ा साइंटिफिक थी। इनका कहना है कि हमने अपराध किया, खुल गई, 2 आदमी जेल चले गए, 2 फर्जी चले गए, 2 इनोसेंट चले गए, किसी भी जेल में। हमारा आदमी जो जेल गया उसको हम बहुत अच्छे वकील लगा के ज़मानत कराते हैं, लेकिन ज़मानत होने के बाद वो अपने घर नहीं जाता है, या अपने घर वाले ज़िले पर नहीं जाता है, वो किसी दूसरे ज़िले में जाएगा। जैसे गाज़ियाबाद से हमारे किसी मित्र की ज़मानत हुई तो हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, अलीगढ़, देहरादून तक जाएगा। अलीगढ़ का अगर कोई ज़मानत हुई तो वो बरेली, बदायूं, पीलीभीत जाएगा, वहाँ एक कमरा लेगा, वहाँ रहेगा, छोटा मोटा काम करेगा या लेबर का काम करेगा। उसको पैसे की ज़रूरत है, हम पैसा देंगे, वो खर्चा करेगा। इसी बीच में वो किसी स्थान की रैकी भी कर लेगा, और जिस दिन उसको मकान छोड़ना है उस दिन वो गैंग को इनवाइट करेगा, डकैती डालेंगे, और फिर छोड़ दिया उन्होंने 1 दिन 2 दिन पहले किसी होटल में रुक गए और गैंग को इनवाइट करके क्राइम किया और फिर वहाँ से भाग गए। 3-4 चीज़ें इन्होंने सावधानी के लिए रखी थी। इसमें पहली थी कि ना तो पूरा गैंग एक साथ जाता है, कि एक साथ गाज़ियाबाद से बैठे और बरेली पहुँच गए, एक साथ मेरठ से पहुँचे बरेली पहुँच गए। इनको सबको जगह बताई जाती है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में आप फलां जगह पहुँच जाइएगा, या फलां के घर पे पहुँच जाइएगा, या फलां जो रूम लेके रखा है वहाँ पर पहुँच जाइएगा। तो ये सब अलग अलग दिशाओं से चलते हैं और एक जगह पहुँच जाते हैं। वहाँ से भी ये अलग अलग टुकड़ों में उसके साथ जाते हैं जिसने रैकी करके मकान या टारगेट अपना देख रखा हो, और वापस भी कभी एक साथ नहीं जाते हैं। जैसे इन 6 लोगों में सिर्फ 2 लोग गए, बाकी 4 लोग अलग अलग जगह चले गए, ताकि अगर कभी इंसिडेंटली ये इंटरसेप्ट हो जाए तो पूरा गैंग ना बंद हो। कोर्ट कचहरी में पैरवी करने के लिए, वकील को पैसे देने के लिए, बाहर ज़मानत पे उसे लाने के लिए, फर्जी जामीनदार देने के लिए, इन सब के लिए बाहर आदमी की आवश्यकता है। दूसरा, घटना के दिन ये अपना मोबाइल घर पे छोड़ के आते हैं। वो मोबाइल जिसके बारे में उनके घर वालों को जानकारी है या उनके गैंग मेंबर्स को जानकारी है, वो तो घर पे रहेगा। किसी दूसरे का मोबाइल या कोई नया मोबाइल खरीद लेते हैं, जो घटना होने के तुरंत बाद स्विच ऑफ करके फिर रख देते हैं, सिम तोड़ के फेंक देते हैं। इसीलिए कभी भी ये जो सर्विलांस के कंसेप्ट्स हैं, BTS का है, डंप डाटा का है, घटनास्थल की सेल ID का है, रिपीटिशन ऑफ नंबर्स का है, 3 अलग अलग घटनाओं में कोई कॉमन नंबर निकालने का है, इनमें किसी में ये फिगर नहीं करते हैं, क्योंकि अपना फ़ोन लेके ये चलते ही नहीं, या तो स्विच ऑफ करके या चलता हुआ अपने यहाँ साइलेंट करके कहीं छोड़ आएंगे। वारदात के समय ये एक दूसरे का सही नाम नहीं बुलाते। पहले से तय है जो इनके नाम है वो 2 अक्षर वाले ही होंगे। छोटू, मोटू, मुन्ना, चाचा, इस नाम से एक दूसरे को बुलाते हैं, ताकि कभी इस नाम से वो आइडेंटिफाई न हो। और सभी को ये इंस्ट्रक्शन है कि असलहे सब अपने लेके आएंगे। ऐसा नहीं होता कि एक आदमी सारे असलहे लेकर आएगा और उनको बांट देगा। सब अपने अपने ले आएंगे। इनमें से अगर कोई पकड़ा गया तो वो अपनी बातें बताएगा, साहब मेरी दुश्मनी है। ये सब चीज़ें जेल में रह के इन लोगों ने तय कर ली थी। बार बार ये पूछा गया कि दरोगा जी के यहाँ कैसे पहुँच गए, किसने बताया,
किसने कहा कि इनके यहाँ डकैती डालनी है, टारगेट किसने चूज़ किया। तो उन लोगों ने बताया साहब कोई ऐसा जिस टारगेट को चूज़ किया था हमारे आदमी ने, हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो ताला बंद था। सामने उसके एक परचून की छोटी दुकान है, वहाँ जाके पूछा भी गया कि भैया से मिलना था, ये ताला बंद है। तो वहाँ बताया गया साहब ये लोग शादी में गए हैं, इन लोगों को गाज़ियाबाद में या नोएडा में कहीं शादी में जाना था, शादी में गए हैं। तो बात ख़त्म हो गई, क्योंकि वो इतनी पतली गली में और चलती फिरती गली में सटे मकानों में ताला तोड़ के भीतर जाने का कोई मतलब नहीं था। इनके गैंग की एक विशेषता ये भी कि ये जब कभी भी बाहर निकले हैं, मान लिया टारगेट नहीं मिला, तो बिना काम किए खाली हाथ नहीं लौटते। कहीं दांव नहीं लगा तो जिस गाड़ी से जा रहे हैं उस गाड़ी से किसी 4 पहिया वाहन के अच्छे गाड़ी वाले को ओवरटेक करके रोक लेंगे, उसको लूट लेंगे। कभी कभी हैवी कैश भी इनको मिल जाता है, लेकिन ये खाली हाथ कभी अपने घर नहीं लौटते हैं। वो जब ताला बंद था तो वहाँ से वो आगे निकलते निकलते गए, और जैसे ही वो मेन रोड पर पहुँचे तो कॉर्नर से दूसरा मकान छोड़ के दरवाजे के खुलने की आहट भी आई, और एक नौकरानी टाइप की महिला वहाँ से निकली, जिसने गेट खोला और फिर गेट सामान्य रूप से बंद किया। जो बाहर वाला गेट है वो चली गई। 10 कदम का डिस्टेंस होगा मेन रोड से उस गली में। ये लोग पैदल चलते हुए वहाँ गए, देखा दरवाज़ा अभी भी खुला है। धीरे से इन्होंने बाहर का गेट खोला और सारे लोग दरवाजे के भीतर हो गए। भीतर जाने पे इन्हें पता लगा कि ये किसी दरोगा का मकान है। ये बात उस दिन भी आई थी। ये हुआ कि भाई कैसे भीतर आ गए। तो श्रीमती पुष्कर ने बताया था कि साहब हमारी जो घर में काम वाली है वो उसने काम किया, और जाने से पहले उसने आवाज़ लगाई कि हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ, हम अभी बंद कर लेंगे। और वो थोड़ी देर उस दरवाजे का खुला रहना, शाम को 6:30 बजे जाड़े के दिनों में अंधेरा हो जाता है, भीतर से रोशनी का आना, दूर से पता लग जाना कि ये दरवाज़ा खुला हुआ है। इन्हें काम करना ही करना था, क्योंकि इनका टारगेट उस दिन मिस हुआ था। ये भीतर घुस गए। आज की घटना में जो सीख मिलती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक छोटी सी चूक ने इतनी बड़ी घटना कर दी। पुलिस की बदनामी हुई, एक सब इंस्पेक्टर टारगेट किया गया, पुलिस के खिलाफ एक बिल्कुल माहौल बना दिया महीनों अखबारों टीवी ने। अगर नौकरानी ने ये कहा, मेड ने ये कहा, काम वाली ने ये कहा कि मैं जा रही हूँ, तो उसको रोकना चाहिए था। 1 मिनट रुको, हम आते हैं। वो जैसे ही बाहर जाती अपनी सिटकिनी बंद कर लेते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत से लोग करते हैं कि कोई जाता है तो उसके जाते के साथ ही सिटकिनी बंद कर लेते हैं। हो सकता था ये भी ऐसा करती रही हो श्रीमती पुष्कर भी, लेकिन उस दिन किसी काम में बिजी थी और कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए गलती या चूक उनसे हो गई। पर यह घटना ये सीख दे गई कि घर से कोई भी बाहर जाए, चाहे वो परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो, उसके साथ दरवाजे तक जाएं और उसके बाहर निकलते ही आप दरवाज़ा बंद कर लें। इस बीच में आपको बाहर क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कोई आने का प्रयास कर रहा है, कोई खड़ा हुआ है, कम से कम आप उसे देख लेंगे। तो इस छोटी सी चूक और ये घटना एक सीख भी दे गई, और बड़ी सीख दे गई कि आप हमेशा ऐसा करते हैं लेकिन एक दिन नहीं किया और घटना हो गई, और आप हमेशा ऐसे ही लापरवाह रहते हैं तो एक दिन किसी न किसी दिन घटना हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।